सिर में हल्का हल्का दर्द होने के कारण मैं चाय बनाने किचन में गई, मगर चाय पत्ती तो कल ही ख़त्म हो गई थी और आलोक तो सिर्फ कॉफ़ी ही पीते थे। तो मैं भुलक्कड़ निकल गई पास के किराने की दुकान में चाय पत्ती लेने। चाय पत्ती लेकर वापस लौटने ही वाली थी कि अचानक पीछे से कंधे पर स्पर्श और आंखों पर हाथ रखने के साथ साथ निक्की के उच्चारण ने उलझन में डाल दिया। यह तो मेरा मायके का घर का नाम है। कोई अपने शहर का निकट संबंधी ही होना चाहिए जो मेरे घर के नाम से वाकिफ हो। आंखों पर रखे हाथ को टटोल कर पहचानने में असमर्थ रही। आखिर उसे हटाते हुए बोली, तुम कौन? देखा, पहचान नहीं पाई ना? स्वाति, तू यहाँ कैसे? अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कॉलेज में साथ पढ़ी अपनी प्यारी सहेली स्वाति को सामने खड़ी देखकर चेहरे पर खेलती वही चिर परिचित मुस्कान। जींस टॉप पहने लंबे खुले बालों में स्वाति आज भी कॉलेज की छात्रा लग रही थी। क्यों, बड़ी हैरानी हो रही है ना मुझे यहाँ देखकर? थोड़ा सब्र कर, अभी सब कुछ बता दूंगी। स्वाति आदतन खिलखिलाई। किसके साथ आई है? मैंने उत्सुकतावश पूछा। हस्बैंड के साथ, और किसके साथ आऊँगी? शरारत भरे अंदाज में स्वाति बोली, तूने शादी कब कर ली? मुझे तो पता ही नहीं लगा। ना इनविटेशन मिला, ना किसी ने चिट्ठी में ही कुछ लिखा। मैंने शिकायत की। सब अचानक हो गया ना, इसलिए तुझे भी चिट्ठी नहीं डाल पाई। अच्छा, मेरे जीजा जी क्या करते हैं? मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वह बिजली विभाग में ऑपरेटर हैं। स्वाति ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। क्या? बिजली ऑपरेटर? तू डॉक्टर और वह? मेरे शब्द मेरे हलक में ही अटक गए। अचंभा लग रहा है ना? स्वाति के मुख पर मधुर मुस्कान थिरक रही थी। लेकिन यह सब कैसे हो गया? तुझे अपने करियर की फिक्र नहीं रही? बस कर, सब कुछ इसी राशन की दुकान पर ही पूछ लेगी क्या? चल, कहीं पास के रेस्टोरेंट में कुछ देर बैठते हैं, वही आराम से सारी कहानी सुनाऊंगी। रेस्टोरेंट में क्यों, घर पर ही चलना। और हाँ, जीजा जी कहाँ हैं? वह किसी कार्य के सिलसिले में कार्यालय गए हैं। उन्हीं के कार्य के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अचानक तेरे घर आकर तुझे हैरान करना चाहते थे, पर तू यहीं मिल गई। हम लोग निसर्ग ग्रीन होटल में ठहरे हैं, कल ही आए हैं। 3 दिन रुकेंगे। मैं किसी काम से इस और आ रही थी कि अचानक तुझे देखा तो तेरा पीछा करते यहाँ आ गई। स्वाति चहक रही थी। कितनी निश्चल हंसी है स्वाति की। पर एक बिजली विभाग ऑपरेटर के साथ शादी इसने किस बेस पर की? यह मेरी समझ से बाहर की बात थी। हाँ, तेरे घर तो हम कल इकट्ठे आएंगे। अभी तो चल, किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं। लगभग मुझे पकड़कर ले जाने सी उतावली वह दिखा रही थी। स्वाति को लेकर निकट के ही निधि रेस्टोरेंट में हम पहुँचे। सैंडविच और चाय का आदेश देकर स्वाति की ओर मुखातिब होते हुए मैंने कहा, हाँ, अब बता तेरी शादी वाली बात। मेरी उत्सुकता बढ़ती चली थी। इसके लिए तो मुझे मेरा पूरा अतीत दोहराना पड़ेगा, क्योंकि इस शादी का उससे बहुत गहरा रिश्ता है। कुछ गंभीर होकर स्वाति बोली, अब यह सब छोड़, जल्दी बताना, डॉक्टर होकर बिजली ऑपरेटर के चक्कर में कैसे पड़ गई? 3 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण हम तो यही सोचते थे कि स्वाति तो मम्मी पापा की लाडली, वह भाइयों की चहेती रही होगी। लेकिन स्वाति की जिंदगी के दूसरे पहलू से हम सब अनजान थे। स्वाति ने अपनी अतीत कहानी आरंभ की। बचपन के सुनहरे वर्ष तो लाड़ प्यार में कट गए थे, लेकिन किशोरावस्था के साथ साथ भाइयों की तानाकशी, उपेक्षा, फटकार भी वह पहचानने लगी थी। चूंकि स्वाति के पापा उसे बेटों से अधिक लाड़ करते थे, अतः भाई उसे मन ही मन चिढ़ने लगे थे। अपने पापा के द्वारा फटकारे जाने पर वे अपने कोप का शिकार स्वाति को बनाते। मम्मी ने इसे हद से ज़्यादा सिर पर चढ़ा रखा है, जो फरमाइशी करती है आनन फानन में पूरी कर दी जाती है। स्वाति का छोटा भाई अपना गुस्सा निकालता, क्यों ना करे पूरी, आखिर 3 भाइयों की
अकेली छोटी बहन जो ठहरी। मम्मी पापा का वही सहारा बनेगी, उन्हें कमा कर खिलाएगी, हम तो ठहरे निकम्मे। तभी तो हर घड़ी डांट फटकार ही मिलती है। मंझला भाई अपनी खीज व आक्रोश प्रकट करता। होशियार होने के कारण स्वाति पढ़ाई में हर बार अव्वल आती। चूंकि सभी भाई औसत ही थे, अतः हीन भावना के वशीभूत होकर उसकी सफलता पर जलते व्यंग के तीर छोड़ते। स्वाति, सच बता, किसकी नकल की थी तूने? जरूर इसकी क्लास टीचर ने आंसर बताए होंगे। उसके लिए यह हमेशा फूल, गजरे, ग्रीटिंग कार्ड्स लेकर जाती है। यह सब सुन स्वाति तड़प उठती, माँ से शिकायत करती, लेकिन माँ बेटे को कुछ कह ना पाती। अपनी नारी सुलभ व्यवहार के इस अंश को वह नकार नहीं सकती थी कि उसका आकर्षण बेटी से अधिक बेटों के प्रति था, भले ही वे स्वाति के मुकाबले 19 ही हो। यौवनावस्था आते आते वह भली प्रकार समझ चुकी थी कि उसके तीनों भाई केवल स्नेह का दिखावा करते हैं। सच्चे दिल से कोई स्नेह नहीं करता, बल्कि वे ईर्ष्या भी करते हैं। हाँ, अवसर पड़ने पर गिरगिट की तरह रंग बदलना भी तीनों खूब जानते थे। स्वाति मेरी बहन, जरा मेरी शर्ट तो प्रेस कर दे, मुझे बाहर जाना है, मैं दूसरे काम में व्यस्त हूँ, खुशामद करता। बड़ा भाई कहता, स्वाति तेरी हैंड राइटिंग तो बड़ी सुंदर है, कृपया मेरे ये थोड़े सी नोट्स लिख देना। सिर्फ उस बुक में से देखकर इस बुक में लिखने हैं। बुक पेन थमाते हुए बड़ा कहता। भाइयों की मीठी बातों से वह कुछ देर के लिए उनके उल्हाने डांट भूल जाती और झटपट उनके कार्य कर देती। अगर कभी ना नुकुर करती तो माँ कहती, स्वाति ये छोटे मोटे झगड़े तो सभी भाई बहनों में होते हैं, तू इनकी अकेली बहन है, इसलिए तुझे चिढ़ाने में उन्हें मज़ा आता है। भाइयों में से किसी को भी तकनीकी शिक्षा में दाखिला नहीं मिला था। बड़ा बीकॉम करके कॉल सेंटर पर जाने लगा और छोटा बीकॉम में प्रवेश लेकर समय काटने के साथ साथ पढ़ाई की खाना पूर्ति करने लगा। इस बीच स्वाति ने हायर सेकेंडरी प्रथम श्रेणी में विशेष योग्यता सहित उत्तीर्ण कर ली। कॉलेज में उसने विज्ञान विषय ही लिया, क्योंकि उसकी रुचि डॉक्टर बनने की थी। माँ, स्वाति को डॉक्टर बनाकर हमें क्या फ़ायदा होगा? यह तो अपने घर चली जाएगी, बेकार इसकी पढ़ाई पर इतना खर्च क्यों करें? बड़े भाई ने अपनी राय दी। तड़प उठी थी स्वाति, जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। भाई अपनी असफलता की खीज अपनी छोटी बहन स्वाति पर उतार रहा था। आखिर उसे क्या अधिकार है उसकी ज़िंदगी के फैसलों में हस्तक्षेप करने का? अभी तो मम्मी पापा सही सलामत हैं, तो ये इतना रौब जमा रहे हैं, उनके ना होने पर तो सोचकर ही वह सिहर उठती। पिताजी ने अक्सर स्वाति का ही पक्ष लिया था, इस बार भी वही हुआ। अगले साल उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। डॉक्टर की पढ़ाई कोई मजाक नहीं, दिन रात किताबों में सिर खपाना पड़ता है। एक आशंका भी मन में आ बैठी थी कि अगर कहीं पहले साल में अच्छे अंक नहीं आ सके तो भाइयों को उसे चिढ़ाने, अपनी कुढ़न निकालने और अपनी कुंठित मनोवृत्ति दर्शाने का एक और अवसर मिल जाएगा। वे तो इसी फिराक में रहते थे, कब उससे थोड़ी सी चूक हो और उन्हें उसे डांटने फटकारने, रौब जमाने का मौका मिले। अतः अधिकांश वक्त स्वाति अपनी पढ़ाई में ही गुजार देती। अपनी सहेलियों के संग स्वाति भुट्टो का आनंद लेती। स्वाति उस दिन कॉलेज के बाहर गपशप में मशगूल थी। पीरियड खाली था, अतः हंसी मजाक के साथ साथ चहलकदमी जारी थी। बड़ा भाई उसी तरफ से कहीं जा रहा था। पूरा नज़ारा उसने देखा। स्वाति के घर लौटते ही उस पर बरस पड़ा। तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या मटर गश्ती करने? स्वाति कुछ समझी नहीं, गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? कैसी मटर गश्ती की है मैंने? तब तक माँ भी वहाँ आ चुकी थी। माँ, तुम्हारी लाडली तो सखियों के साथ कॉलेज में भी पिकनिक मनाती है। मैंने आज स्वयं देखा है इन सबको रोड पर मटर गश्ती करते हुए। माँ, इनसे कहो चुप हो जाए, वरना क्रोध से चीख पड़ी स्वाति। हर समय मुझ पर झूठी तोहमत लगाते रहते हैं,
शर्म नहीं आती इनको? पता नहीं क्यों मुझसे इतना जलते हैं ये लोग। कहते कहते स्वाति रो पड़ी। चुप करो, क्या तमाशा बना रखा है? पता नहीं कब तुम लोगों को समझ आएगी। इतने बड़े हो गए हो पर लड़ते बच्चों की तरह हो। और तू भी तो स्वाति, हर छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है। माँ शांत करा रही थी। तभी पापा ने घर में प्रवेश किया। भाई झट से अंदर खिसक गया। स्वाति की रोनी सूरत और पत्नी की क्रोधित मुख मुद्रा देख उन्हें आभास हो गया कि भाई बहन में खींचातानी हुई है। अक्सर ऐसे मौक़ों पर स्वाति रो देती थी। फिर 2-4 दिन उस भाई से कटी कटी रहती, बोलचाल बंद रहती। फिर धीरे धीरे सब सामान्य दिखने लगता। लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने तीनों भाइयों से स्नेह होने के बावजूद चिढ़ भी थी। उन्होंने उसे स्नेह के स्थान पर सदा व्यंग्य, रोब, डांट डपट और जली कटी बातें ही सुनाई थी। शायद पापा उसका पक्ष लेकर बेटों को नालायक की पदवी भी दे चुके थे। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप वे स्वाति को ही आड़े हाथ लेते थे। क्या हुआ हमारी बेटी को? जरूर किसी नालायक से झगड़ा हुआ है। पिताजी ने लाड दिखाना चाहा। कुछ नहीं, आप बीच में मत बोलिए। मैं जो हूँ देखने के लिए। बच्चों के झगड़ों में आप क्यों दिलचस्पी लेते हैं? माँ बात को बीच में ही ख़त्म करते हुए बोली। असहाय सी स्वाति माँ का मुंह देखती रह गई। माँ भी तो आखिर बेटों का ही पक्ष लेगी ना। जब कभी भी पिताजी ने उसका पक्ष लिया, बेटों को डांटा फटकारा, तो माँ को अच्छा नहीं लगा। उस समय तो वह कुछ नहीं कहती, लेकिन मन के भाव तो चेहरे पर आ ही जाते हैं। बाद में मौका मिलने पर टोकती। क्यों अपने बड़े भाइयों से उलझती रहती है तू? माँ पूछती। माँ, मैं तो सदा उनका आदर करती हूँ, उनके भले की कामना करती हूँ, लेकिन वे ही हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अगर मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ तो उन्हें जलन क्यों होती है? माँ कहती, चुप कर, ज़्यादा मत बोला कर बड़ों के सामने। दोनों बड़े भाइयों का स्नातक होने के बाद विवाह कर दिया गया। दोनों भाभियों ने भी घर के हालात देखे, समझे और अपना अधिकार जमा लिया। स्वाति तो भाइयों की ओर से पहले ही उपेक्षित थी। भाभियों के आने के बाद उनकी ओर से भी वार होने लगे। इस बीच हार्ट अटैक के जबरदस्त आघात से पापा चल बसे। घर का पूरा नियंत्रण बहुओं के हाथ में आ गया। माँ तो पहले से ही बेटों की हमेशा से हमदर्द थी, अब तो उनकी गुलामी तक करने को तैयार थी। पूरी तरह से बहू बेटों के अधीन हो गई। स्वाति का मेडिकल का अंतिम वर्ष था। घर के उबाऊ व तनावग्रस्त माहौल से जितनी देर वह दूर रहती, उसे राहत का एहसास होता। अतः अधिक से अधिक वक्त वह लाइब्रेरी में, सहेली के घर या कैंटीन में गुजार देती। सच्चे प्रेम, विश्वास, उचित मार्गदर्शन पर ही तो जिंदगी की नींव टिकी है। चाहे वह माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी किसी से भी प्राप्त हो। लेकिन स्वाति को बीते जीवन में किसी से कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। प्रेम स्नेह के लिए वह तरस उठती थी। पापा से जो स्नेह प्यार मिल रहा था वह भी अब छीन चुका था। मेडिकल कॉलेज की कैंटीन शहर भर में समोसा चाट के लिए फेमस थी। अचानक ज़रूरत पड़ने पर या मेहमानों के लिए विशेष तौर पर लोग वहाँ से समोसा चाट खरीदने आते थे। बाहर के लोगों के लिए भी कैंटीन में आना मना नहीं था। स्वयं सेवा की व्यवस्था थी। लोगों को स्वयं अपना नाश्ता, चाय, कॉफ़ी वगैरह अंदर के काउंटर से उठाकर लाना होता था। कॉलेज के साथ ही सरकारी अस्पताल होता था। रोगियों के संबंधी भी अक्सर कॉलेज की कैंटीन से चाय नाश्ता खरीद कर ले जाते थे। कैंटीन में अकेली बैठी स्वाति चाय पी रही थी। सामने की सीट खाली थी। अचानक एक नौजवान चाय का कप लेकर वहाँ आया। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसकी बातों वह व्यवहार से शालीनता टपक रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहकर स्वाति ने अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे खिसका ली। मेरी मम्मी अस्पताल में दाखिल हैं। बातचीत शुरू करने के लहजे में वह नौजवान बोला। अच्छा, क्या हुआ उनको? किस वार्ड में हैं? सहज ही पूछ बैठी थी स्वाति। 8 नंबर में हैं।
पथरी हो गई थी उन्हें। ऑपरेशन हुआ है, धीरे से युवक बोला। शाम को घर लौटने से पहले स्वाति अपनी सहेली के साथ वार्ड नंबर 8 में गई तो वहाँ वही युवक अपनी माँ के सिरहाने बैठा हुआ था। स्वाति को देखते ही उठ खड़ा हुआ। आइए ना डॉक्टर साहिबा, अभी तो मुझे डॉक्टर बनने में 8 महीने बाकी हैं, कहते हुए स्वाति के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उस युवक की माँ ने पूछा, उदय कौन है यह? आंटी जी, मेरा नाम स्वाति है। आज कैंटीन में इनसे मुलाकात हुई तो आपकी तबीयत पूछने आ गई। कैसी हैं आप? उदय को असमंजस में पड़ा देखकर स्वाति ने ही जवाब दे दिया, अच्छी हूँ बेटी, तुम तो डॉक्टर हो, सब जानती होगी। यह देखना ज़रा, कहते हुए एक्सरे व अन्य रिपोर्ट्स उदय की माँ ने स्वाति के हाथ में दे दी। उदय हैरान सा माँ को देखता रह गया। एक नितांत अनजान व्यक्ति पर इतना विश्वास। बड़े ध्यान से स्वाति ने सारे रिपोर्ट्स एक्सरे देखी और बोली, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपकी सेहत का सुधार संतोषजनक रूप से हो रहा है। माँ के चेहरे पर तृप्ति के भाव आ गए। अगले सप्ताह स्वाति की उदय के साथ अस्पताल में कई बार मुलाकात हुई। जब भी माँ की तबीयत देखने वह गई, न जाने क्यों उनकी बातों व्यवहारों से उसे एक सुकून सा मिलता था। उदय के नम्र व्यवहार का भी अपना आकर्षण था। उदय बिजली विभाग में ऑपरेटर था। माँ की अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी वह अक्सर कैंटीन आने लगा और स्वाति से मुलाकातें होती रही। दोनों ही एक दूसरे की ओर आकर्षित होते चले गए और आखिर यह आकर्षण प्रेम में बदल गया। अपने घर के सदस्यों द्वारा उपेक्षित प्रेम स्नेह को तरस रही अपनेपन की ललायित स्वाति उदय के प्रेम को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। वह सोचती, माँ और भाई तो इस रिश्ते के लिए कदापि तैयार नहीं होंगे। आखिर एक दिन बात स्वाति के भाइयों तक पहुंच ही गई। डॉक्टर होकर उस बिजली ऑपरेटर से शादी करेगी? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? सभी भाइयों के साथ साथ माँ ने भी लताड़ा था। हाँ, मुझे उसमें इंसानियत नजर आई है, केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता, स्वाति ने हिम्मत करके जवाब दिया। देख लिया अपनी लाडली बहन को, तुम्हें ही इंसानियत सिखा रही हैं। भाभीियों ने भी तीर छोड़ने में कोई कसर नहीं रखी। अगर स्वाति तूने उसके साथ शादी की तो तेरे साथ हमारा संबंध हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अच्छी तरह सोच ले, भाइयों ने चेतावनी दी। जिंदगी में पहली बार किसी का सच्चा प्रेम, विश्वास और सहानुभूति प्राप्त हुई थी। स्वाति उसे खोना नहीं चाहती थी। पूरी बातें उसने उदय के सामने स्पष्ट कर दी। स्वाति, यह ठीक है कि मैं संपन्न परिवार से नहीं हूँ। मेरी नौकरी भी मामूली सी है, आय भी अधिक नहीं। तुम मेरे मुकाबले काफ़ी ऊंची हो, पद में भी संपन्नता में भी, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा प्रेम विश्वास बहुत ऊंचा है। इसमें तुम्हें कभी कंजूसी, धोखा, फरेब नहीं मिलेगा। जो तुम्हारी मर्जी हो चुन लो। तुम पद, प्रतिष्ठा, धन को अधिक महत्व देती हो या इंसानियत, सच्चे प्रेम, स्नेह, विश्वास को, यह निर्णय लेने का तुम्हें अधिकार है, उदय बोला। और फिर परीक्षाएं होने के बाद हमने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। मेरी माँ, भाई, भाभी कोई भी शादी में हाजिर नहीं हुए। हाँ, उदय के घर से काफ़ी सदस्य शामिल हुए। तुझसे सच कहूँ, मेरी आंखों में झांकते हुए स्वाति आगे बोली, मुझे अपने निर्णय पर गर्व है। सच मानो, मुझे अपने पति से इतना प्रेम, स्नेह, विश्वास प्राप्त हुआ है जिसकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। अपनी माँ, भाई, भाभीियों से स्नेह, प्यार के लिए तरस रही मुझ बदनसीब को पति व उसके परिवार से इतना प्रेम, स्नेह मिला कि मैं अपना अतीत भूल सी गई हूँ। अगर मैं किसी बड़े डॉक्टर या बड़े व्यवसायी से शादी करती तो धन दौलत व अपार वैभव पाने के साथ साथ मुझे पति का इतना प्रेम, स्नेह मिल पाता? मुझे इसमें संदेह है। धन दौलत का तो माँ बाप के घर में कभी भी अभाव नहीं था, लेकिन प्रेम व स्नेह से मैं वंचित रह गई थी। धन दौलत की तुलना में प्रेम का स्थान ऊंचा है। व्यक्ति रूखी सूखी खाकर संतोष से रह सकता है, बशर्त उसे अपनों का स्नेह, विश्वास, आत्मीयता
प्राप्त हो, लेकिन अत्यधिक संपन्नता और वैभव के बीच अगर प्रेम, आपसी विश्वास ना हो तो जिंदगी बोझिल हो जाती है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जीवन की असली मंजिल मिल गई है। अब मैं अपना दवाखाना खोल लूँगी। उदय के साथ मेरी आय मिल जाने से हमें आर्थिक तंगी नहीं हो पाएगी। स्वाति, तू तो बड़ी साहसी निकली। हम तो यही समझते रहे कि 3 भाइयों की अकेली बहन कितनी लाडली व सुखी होगी, लेकिन तूने तो अपनी व्यथा का भान ही नहीं होने दिया। सारी कहानी सुन कर मैंने कहा, अपने दुखड़े किसी की आगे रोने से क्या लाभ। फिर वैसे भी मेरा मेडिकल में दाखिला होने के बाद तुमसे मुलाकातें भी तो कम हो गई थी। मुझे याद आया, स्वाति मेडिकल कॉलेज चली गई तो महीनों में ही मुलाकात हो पाती थी। विज्ञान में स्नातक होने के पश्चात मेरी शादी हो गई और मैं यहाँ आ गई। कभी कभार स्वाति की खबर मिल जाती थी, लेकिन उसने कभी अपनी व्यथा के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा। मायके जाने पर जब भी मैं उससे मिली, तब मैं यह अंदाज नहीं लगा सकती थी कि स्वाति अपने हृदय में तनाव, मानसिक पीड़ा का समंदर समेटे हुए हैं। दूसरे दिन आने का वादा करके वह चली गई। मैं बड़ी बेसब्री से दूसरे दिन का इंतज़ार कर रही थी, ताकि उस व्यक्ति से मिलने का अवसर मिले जिसने अपने साधारण से पद के बावजूद अपनी शख्सियत, अपने व्यवहार के गुणों के चुंबकीय आकर्षण से मेरी सहेली को जीवन भर के लिए अपनी ज़िंदगी की गांठ से बांध लिया था। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।